वो बंगाल जिसकी कोख से वंदे मातरम का जयघोष निकला, आज एक नए राजनीतिक मंत्र के साथ जाग रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कभी कहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल की हवाओं में हमेशा से एक अजीब सा विरोधाभास रहा है। यहाँ रविंद्रनाथ की कोमल कविता भी है और सुभाष चंद्र बोस की प्रखर क्रांति भी। इस सूबे ने दशकों तक लाल सलाम के उस अभेद दुर्ग को देखा जिसे हिलाना कभी नामुमकिन माना जाता था। बंगाल ने दशकों तक विचारधाराओं का चरम देखा है। यहाँ की दीवारों पर कभी मार्क्सवाद के नारे लिखे थे तो कभी मां माटी मानुस की पुकार। लेकिन आज मतगणना के रुझान भगवा सूर्योदय की तस्दीक कर रहे हैं। ये उस लंबी वैचारिक तपस्या का परिणाम है जो डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने शुरू की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब कहा था, यदि हमें भारत को बचाना है तो हमें उस बंगाल को बचाना होगा जिसने भारत को चेतना दी। उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चाहिए। उसी माटी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। बात शुरू होती है साल 1905 से। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने का फरमान सुनाया। अंग्रेजों को लगा कि बंगाली भद्रलोक की बौद्धिक कमर तोड़ देंगे तो राज आसान होगा, लेकिन बंगाल की तासीर अलग है। विभाजन ने जन्म दिया तो प्रतिरोध को। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक बंगाल राष्ट्रवाद का नर्व सेंटर बन गया। 1911 में विभाजन रद्द हुआ, लेकिन जो सांप्रदायिक बीज अंग्रेजों ने बोया उसकी फसल 1947 के बंटवारे में कटी। आजादी के बाद डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने आधुनिक बंगाल की नींव रखी, लेकिन कांग्रेस का वो स्वर्ण युग धीरे धीरे फीका पड़ गया और बंगाल की जमीन पर लाल रंग चढ़ने लगा। 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में जब वहां मोर्चा आया तो दुनिया ने देखा कैडर आधारित राजनीति का असली पावर। ऑपरेशन बरगा से किसानों को जमीन मिली, लेकिन 34 साल बाद वही कैडर दीमक बन गया। यूनियन बाजी ने उद्योगों को भगाया और नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलनों ने वामपंथ की विदाई तय कर दी। बंगाल के इस बदलाव की राजनीति में एक और नाम जुड़ता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे मुखर्जी का राजनीतिक करियर 1929 में शुरू हुआ। वो उस साल बंगाल कांग्रेस से जुड़े, लेकिन अगले साल यानी 1930 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। 1938 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद से हटने के बाद अगले साल यानी 1939 में वो बंगाल हिंदू महासभा में शामिल हो गए। 1940 में उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया। ये वही भारतीय जनसंघ है जिसने आगे चलकर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली स्थित बाबा साहेब आप्टे स्मृति भवन केशव कुंज ने अपने इतिहास संकलन योजना के तहत इतिहास दर्पण के एक अंक में एक शोध पत्र प्रकाशित किया। उदयपुर के बीएन कॉलेज में इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. कपिल और डॉक्टर भानु कपिल ने बंगाल का द्वितीय विभाजन शीर्षक वाले शोध पत्र में कहा कि श्यामा प्रसाद बंगाल के विभाजन के पक्ष में थे। साल 1947 में उन्होंने बंगाल के कांग्रेसियों से राष्ट्रीय हित में बंगाल विभाजन का समर्थन करने की अपील की। बंगाल प्रांत के विभाजन के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से मुखर्जी ने उन दिनों कई दौरे किए और राज्य के सभी क्षेत्रों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। मुखर्जी का मानना था कि पूरा बंगाल अगर पाकिस्तान में चला गया तो मुस्लिम प्रभुत्व वाले इलाकों में हिंदुओं पर हमले बढ़ जाएंगे। 1947 में कलकत्ता के प्रमुख अंग्रेजी अखबार अमृत बाजार पत्रिका ने एक जनमत संग्रह करवाया। इसमें पता चला कि 98% हिंदू विभाजन के पक्ष में थे। बंगाल कांग्रेस का बहुमत भी विभाजन के पक्ष में था।
दक्षिणपंथी संगठन बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होने से बचाने का पूरा श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देते हैं। बंगाल के विभाजन की मांग में तमाम बुद्धिजीवी डॉक्टर मुखर्जी के समर्थन में आगे आए थे। बंगाल को अगर दो टुकड़ों में ना बांटा गया होता तो पूरे बंगाल के पाकिस्तान में जाने का अंदेशा था। हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल को भारत में बनाए रखने के लिए प्रांत का विभाजन जरूरी था। मुस्लिम लीग और सुहारवर्दी को छोड़कर सबने कांग्रेस, हिंदू महासभा और वामपंथी इस विभाजन का समर्थन किया था। दरअसल जब मुस्लिम लीग के नेता सुहरावर्दी को लगा कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल कराना असंभव होगा, तो उन्होंने अचानक पैतरा बदलते हुए एक ऐसे संप्रभु अविभाजित बंगाल का प्रस्ताव सामने रखा जो ना तो भारत में शामिल हो और ना ही पाकिस्तान में। लेकिन उस अविभाजित बंगाल में भी हिंदू अल्पसंख्यक थे। वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सुहरावर्दी के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी। इससे लगने लगा कि देर सवेर अविभाजित बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। उससे कुछ पहले ही कोलकाता में दंगे हुए थे और नोआखाली में नरसंहार हुआ था। इसमें सुहरावर्दी की भूमिका सवालों के घेरे में थी। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में हिंदू बहुल इलाकों को लेकर पश्चिमी बंगाल के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। उससे पहले 23 अप्रैल 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विस्तार से इस बात का जिक्र किया था कि बंगाल का विभाजन आखिर क्यों जरूरी है। उसी साल 2 मई को मुखर्जी ने माउंटबेटन को एक लंबा पत्र भी लिखा। उसी के बाद 20 जून 1947 को बंगाल के विभाजन का फैसला किया गया। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा के विधायकों के 2 अलग-अलग गुटों में बैठक हुई। इसमें यह तय किया जाना था कि क्या बंगाल भारत के साथ रहेगा या पाकिस्तान में शामिल होगा या विभाजित होगा। 90 के मुकाबले 120 मतों के साथ पहले गुट ने यह तय किया कि बंगाल अखंड रहेगा, साथ ही इसका पाकिस्तान में विलय हो जाएगा। वहीं बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्रों के सदस्यों की एक अलग बैठक ने प्रांत के विभाजन के लिए मतदान किया। इसमें हिंदू बहुल हिस्से के भारत के साथ रहने का फैसला लिया गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल अलग अलग हुए और पूर्वी बंगाल विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहा गया। दोनों तरफ से करीब 25 लाख लोग विस्थापित हो गए। विभाजन के बाद दंगे भी भड़के, करोड़ों रुपए की संपत्तियों का नुकसान हुआ। हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी संगठनों का दावा है कि बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को इतिहास के पुस्तकों में समुचित जगह नहीं दी गई। लेकिन दूसरी ओर ऐसे इतिहासकारों की भी कमी नहीं है जो मानते हैं कि संघ परिवार अपने सियासी हितों के लिए मुखर्जी के योगदान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। कोलकाता के रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर सुस्नात दास कहते हैं कि श्यामा प्रसाद अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बंगाल के विभाजन का मुद्दा उठाया हो। उस समय विधानसभा में ज्योति बसु समेत वामपंथियों और कांग्रेस ने भी विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। बाकी सब की तरह श्यामा प्रसाद ने भी इसका समर्थन किया था, इसलिए इसमें उनका कोई निजी योगदान नहीं था। इसी विश्वविद्यालय में इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हितेंद्र पटेल मानते हैं कि बंगाल के विभाजन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका अहम जरूर थी, लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं थे जिसकी वजह से बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बच गया। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जहां जन्मे श्यामा मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के आधार पर ही 1980 में बीजेपी की बुनियाद पड़ी। यही वजह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी का पितामह कहा जाता है, जिनका सपना अब कहीं जाकर साकार हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद बीजेपी के लिए बंगाल जीतना वैचारिक चक्र को पूरा करने जैसा था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की काबिलियत को देखते हुए अपने मंत्रिमंडल में मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया था, लेकिन बहुत दिनों तक साथ नहीं रहे। नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देकर साल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया। ये वही भारतीय जनसंघ है जिसके वैचारिक एजेंडे पर बीजेपी का गठन किया गया था।
इतिहास गवाह है कि जनसंघ यानी कि अब का भाजपा का जन्म बंगाल की कोख से हुआ था। लेकिन राजनीतिक विडंबना ये थी कि दशकों तक ये दल अपनी ही जन्मभूमि पर बाहरी कहलाया। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के लिए 75 साल तक बंगाल की जमीन सियासी बंजर बनी रही। लेफ्ट के 34 साल, तृणमूल कांग्रेस के 15 सालों ने भाजपा को एक सीमांत ताकत बनाकर रखा था। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में विजय संकल्प सभा के दौरान सियासी माहौल को देखकर कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान निरस्त करके बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों में से एक को पूरा किया। बंगाल में नई भाजपा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य की समृद्धि के सपने को पूरा करेगी और अवैध घुसपैठ के मुद्दे का समाधान करेगी। बंगाल में अब भाजपा बहुमत का आंकड़ा यानी कि जो 148 का आंकड़ा है वो पार कर 190 से ज्यादा सीटें जीतने के करीब पहुंच चुकी है। तो ये डॉक्टर मुखर्जी के उस विजन की जीत है जिसमें उन्होंने एक अखंड और सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ भारत की कल्पना की थी। पार्टी नेतृत्व ने इस चुनाव को अंतिम युद्ध की तरह लड़ा। पीएम मोदी की रैलियों से लेकर बूथ स्तर तक प्रवास करने वाले कार्यकर्ताओं ने बंगाल को यह समझाने में सफलता पाई कि भाजपा बाहरी नहीं बल्कि बंगाल की असली मिट्टी की पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी तो हम बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। ये बंग भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था जो यहाँ एक बड़े नेता थे। अमित शाह ने कहा कि हम ये वादा भी करना चाहते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही यहाँ की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय नीति बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ना केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत के बाहर निकालने का काम भी भाजपा सरकार करेगी। कोलकाता के बीजेपी मुख्यालय हेस्टिंग्स में आज गुलाल उड़ रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये जश्न सिर्फ जीत का नहीं है, ये उस संकल्प के पूरा होने का है जो 1951 में डॉक्टर मुखर्जी ने लिया था। पहली बार बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई कमल का सिपाही बैठेगा। भाजपा के लिए जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने उस धरती पर अपनी सत्ता स्थापित की है जहां से उनके वैचारिक पूर्वज ने भारत को एक नई दिशा देने का साहस किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज संतुष्ट होगी। उनके बंगाल ने आखिरकार उनके ही वैचारिक वंशजों को अपना लिया है। आज उस बंगाल की धरती तृप्त होगी जहां की कोख से बीजेपी निकली थी। आप सब क्या सोचते हैं भाजपा की इस जीत पर और ममता दीदी की हार पर? आपको हमारा ये विश्लेषण, आपको हमारा ये इतिहास का पन्ना कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि हमने उस वाक्यों को, उस इतिहास को आपके सामने दोहराने का काम किया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज बीजेपी के जीत से ज्यादा चर्चे उसके होने चाहिए थे जिन्होंने इसकी कल्पना की थी यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसीलिए मैंने इस एपिसोड में उनके शुरुआत से लेकर बंगाल विभाजन तमाम चीज़ों को इस पूरे एपिसोड में बताया है। तो ये पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा, लोगों के साथ साझा भी कीजिएगा ताकि आपको इस चुनाव की जीत, बंगाल का समीकरण और बंगाल की पृष्ठभूमि, साथ ही जनसंघ यानी आज का भाजपा का उदय, तमाम समीकरणों को समझने में आसानी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए नाउ। शुभ रात्रि।